हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक है सब? वॉइस क्लियर आ रही है? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में समझा कि मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी क्या होता है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होते हैं, अकाउंटेंट क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना, ये सारी चीज़ें। और साथ में हमने ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स के बारे में भी पढ़ा था, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड तीसरी अकाउंटिंग कौन सी थी बच्चों? कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना। चलो आज हम पढ़ते हैं। अच्छा देखो, ऑब्जेक्ट भी हमने इसके पढ़े कि क्या क्या इसके ऑब्जेक्ट होते हैं, किस लिए हम इसको अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं, काम क्या क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ओरली आ जाएगा समझ में। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है? नॉर्मली बहुत सिंपल सा है, इसमें इतनी खास वो नहीं है ना। अकाउंटिंग के काम क्या क्या होते हैं, जो भी हमने अकाउंटिंग करी, सबसे पहले तो उसका अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन होता है, यानी सारे रिकॉर्ड हमारे पास होते हैं, जिसको जब भी कुछ देखना हो देख सकता है। बैक डेटेड में हम कुछ देखना चाहते हो वो हम देख सकते हैं। तो पहला फंक्शन क्या है? मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सबसे पहला फंक्शन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें थी? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू इट्स यूज़र। यानी पहले आइडेंटिफाई करो, फिर मेज़र करो, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग मीन्स लेजर, जर्नल एंट्री सॉरी, फिर उसके बाद क्लासीफाइंग मीन्स लेजर। तो ऐसे ऐसे ये सब की चीज़ें थी, इसको कहते थे हम अकाउंटिंग। और इस अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या था कि हम अपने रिकॉर्ड को बेहतर मेंटेन करते हैं, प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, रीड करना इसको सेल्फ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ इसको। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी मैंने बताया कि एनालाइजिंग वाला जो फंक्शन था, उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी अपनी आर्थिक स्थिति को, यानी हमारी जो स्टेटमेंट है वो हमारी जो फाइनेंशियल वैल्यू है आज क्या है, जब हमने बिजनेस स्टार्ट करा तब क्या थी, आज से पहले क्या थी, उसको एनालाइज करने के लिए, उसको इवेल्यूएट करने के लिए हमें कुछ स्टेटमेंट तैयार करने होते हैं, जो कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पढ़ेंगे आगे जाकर, अभी बहुत समय लगेगा हमें उसे सीखने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं। ठीक है, उन्हें बनाने के लिए ये सारे अकाउंट होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से होते हैं? एक तो इनकम स्टेटमेंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करी थी मैंने, वो बनाया जाता है। और बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट का मतलब हमारी पास बैलेंस क्या क्या है, हमारी अपनी संपत्ति क्या है, हमने किससे कितना उधार ले रखा है, उसका कितने बैलेंस बचते हैं, तो इन्हें कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट क्या होती है? लास्ट वीडियो में ध्यान करो, मैंने एक बात कही थी कि जब भी गवर्नमेंट हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। हमसे कहे गवर्नमेंट कि अपनी टोटल सेल दिखाओ, कितनी करी तुमने इस करंट ईयर में, दिखानी होगी। हमसे कहे टोटल परचेज दिखाओ, दिखाने होंगे। यानी सारे रिकॉर्ड को कभी भी डॉक्यूमेंट्स चेक करे जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, और अगर हम नहीं दिखाते हैं तो हमारे बिजनेस को इलीगल डिक्लेयर किया जाता है। गवर्नमेंट जब तक हमारे बिजनेस को लीगल नहीं मानेगी, तब तक हम उसको डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर मेंटेन करके नहीं देंगे। तो डॉक्यूमेंट्स कब मेंटेन होंगे? अकाउंटिंग करने पर। तो क्या है? लीगल रिक्वायरमेंट, कानूनी ज़रूरतें। कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट? ये तो सरकार कैसे मांगेगी? क्या मोदी खुद आएंगे मांगने के लिए हमसे? मोदी जी हमसे क्या खुद आएंगे मांगने के लिए? नहीं। जब हम टैक्स पेड कर रहे होंगे, जीएसटी पेड कर रहे होंगे, तो जीएसटी पेड करते समय हमको जीएसटी रिकॉर्ड दिखाने होंगे कि क्या हमने परचेज की, क्या सेल की। कहाँ से दिखाओगे? अकाउंटिंग मेथड से। जब हम इनकम टैक्स पेड कर रहे होंगे या अदर टैक्स, और भी बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, लेकिन सभी टैक्सेस को मिलाकर, कुछ टैक्सेस 8 ऐसे टैक्सेस थे जिनको मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। ठीक है, तो उनको कहते हैं, जब वहाँ रिक्वायरमेंट होगी तो हमें लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, उस रिक्वायरमेंट को कहते हैं लीगल रिक्वायरमेंट। दूसरा
और अलग रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। जैसे किसी ने हम पर क्लेम कर दिया, RTI हम पर डाल दी, राइट टू इन्फॉर्मेशन हम पर डाली हुई है कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो हम वो वाली इन्फॉर्मेशन, ये नहीं कि हमने इनकम कितनी कमाई, कोई भी हमसे कहने लगे बताओ इनकम कितनी कमाई, नहीं, हम किसी को नहीं बता सकते। तो कभी कभी कुछ केसेस हम पर हो जाते हैं बिजनेस पर, मीन्स हम पर नहीं, बिजनेस पर, तो उस समय पर जो कोर्ट होता है वो हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कर सकता है, इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी कर सकता है, तब भी हमें ज़रूरत होंगी। दूसरा, कुछ कानून जो बने हैं वो बिजनेस के लिए बने हैं, जैसे कंपनी एक्ट किस लिए बनाया गया कि अगर हम अपने बिजनेस को कंपनी की तरह चलाएंगे तो उस समय पर कंपनी एक्ट ने कहा कि ये अकाउंट मेंटेन करने आपके लिए मस्ट हैं, ये मतलब ये जो अकाउंटिंग वाले अकाउंट हैं ये तो मस्ट हैं ही, है ना। अगर हम बिजनेस पार्टनरशिप वाला कर रहे हैं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि ये अकाउंट बनाने होंगे, उसके अकॉर्डेंस हर साल ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, तो वहाँ भी रिक्वायरमेंट होती हैं। यानी जब भी कानूनी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ हमें डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, ठीक है। इससे पहले जब ये पढ़ रहे थे हम ऑब्जेक्ट, तो उसमें एक और था फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना। किसको कम्युनिकेट करने होते हैं, लास्ट वीडियो को ध्यान करो, मैंने बताया कि जब हम प्रॉफिट लॉस पता लगा लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं, तो हम जाकर सबसे पहले मालिक को बताते हैं, हम मतलब अकाउंटेंट, कि हमने ये प्रॉफिट कमाया, ये लॉसेज हुआ, ये हमारे पास बैलेंस बचे हैं। ऑनर को बता दिया, और भी पूछते हैं हमसे, कौन, बैंक। जब बैंक से हम लोन लेने जाएंगे तो बैंक पूछेगा क्या तेरी वैल्यू है, तो हम कहेंगे ये रही हमारी वैल्यू। तो बताया था लास्ट वीडियो में, बैंक को भी दिखाने पड़ सकते हैं, है ना, उसको कम्युनिकेट करते हैं हम। और इन्वेस्टर, आउटसाइडर इन्वेस्ट, किसी ने हम पर बिजनेस में पैसा लगा रखा होगा वो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, है ना। जो हमको उधार देगा वो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स देख सकता है, कभी कभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकता है, ये नहीं कि टोटली मांग सकता है वो, ठीक है। तो हमें कम्युनिकेट करने होते हैं, उन्हें बताने होते हैं। और असिस्टेंस इन टू मैनेजर, तो ये तो पिछले उसमें भी था, ठीक है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को भी ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट ऑफर रिक्वायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज़ गिवन बाय द अकाउंटिंग रिकॉर्ड विच इज़ टर्न हेल्प टू मैनेजमेंट डिसीजन। यानी जब भी हर साल, देखो सोचो, मैनेजमेंट कौन होता है, कोर मेंबर होते हैं, लीडिंग मेंबर, जिसमें मालिक इंक्लूड होते हैं और टॉप क्लास का 1-2 एम्प्लॉय ज़रूर होंगे, है ना, जो बिजनेस के गोल के लिए डिसीजन लेते हैं, वो प्लानिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, उनको कहते हैं मैनेजमेंट कमेटी। तो वो डिसीजन कब लेंगे, जब उनको पता होगा कि इस साल की परफॉर्मेंस हमारी ये है। और परफॉर्मेंस के बारे में पता कैसे लगेगा, जब हम डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करेंगे तब। जब डॉक्यूमेंट्स ही ना होंगे तो परफॉर्मेंस के बारे में कैसे पता लगेगा। तो जब भी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करेंगे उसके बिहाफ पर, हमारी पास्ट परफॉर्मेंस के बिहाफ पर हमें आगे के लिए टारगेट करा जाएगा। जब 10th का रिजल्ट आया तो आपका परफॉर्मेंस स्टेटमेंट आई, जिसको कहते हैं रिजल्ट, यानी स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, जिसके बिहाफ पर डिसाइड किया जाएगा कि आपको किस लायक हैं, क्या कराना चाहिए, और अगर लायक नहीं है, नालायक हो, तो तुम्हें कैसे लायक बनाया जाए। तो डिसीजन लिया जाएगा ना, नालायक हैं, कितने नालायक हैं जिनके मार्क्स कम आए हैं, हैं बहुत सारे नालायक अभी, है ना। चलो, तो बहुत सारे जो नालायक हैं उनको लायक बनाने के लिए डिसीजन लिया जाएगा। तो ऐसे भी ज़रूरत होती है, ठीक है बेटा। तो एडवांटेज बाद में पढ़ेंगे, या इसको देखो, उससे पहले मैं काम की चीज़ पर आता हूँ। एडवांटेज और लिमिटेशन। यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, किन किन को ज़रूरत होती है, यूज़ किस किस को ज़रूरत होती है। तो देखो, यूज़र जो होंगे वो 2 तरह के होंगे, है ना, या तो इंटरनल यूज़र होंगे या एक्सटर्नल होंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम इंटरनल यूज़र की बात करते हैं बच्चों, है ना। तो इंटरनल यूज़र का मतलब बिजनेस के जो अंदर हैं, जो बिजनेस में रहते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उनको कहते हैं इंटरनल यूज़र। सबसे पहले इंटरनल यूज़र कौन सा आएगा, ओनर यानी मालिक। दूसरा
मैंने कोर मेंबर बताए जो लीडिंग एम्प्लॉय होते हैं, उसमें ये भी इंक्लूड हो जाता है। मैं इसको छोड़कर बाकियों की बात कर रहा हूँ। मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट में कौन कौन लोग होते हैं? जो बिजनेस की प्लान करते हैं, है ना, प्लानिंग का काम करते हैं, वो होते हैं मैनेजमेंट। स्टाफिंग का काम करते हैं, डायरेक्टिंग का काम करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग का काम करते हैं, है ना। तो ये वैसे इनके बारे में हम 12th में पढ़ेंगे, है ना। ये मैंने अपने पास से लिखवाए, इसलिए इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये 12th के सिलेबस में है, ठीक है। तो मैनेजमेंट समझ ले कि जो प्लान करता है बिजनेस के लिए, सारा सब कुछ प्लान वही करते हैं। तो मैनेजमेंट हो गए। और कौन होते हैं तो बिजनेस के अंदर? एम्प्लॉई, काम करने वाले व्यक्ति, वो भी तो देख उनको भी तो ज़रूरत होती है भाई, उनकी नज़र पहले रहती है, तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा, तभी तो ये आगे बढ़ेंगे, इनकी सैलरी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगी, है ना। तो एम्प्लॉई और वर्कर, ये 3 तरह के तो हो गए इंटरनल। एक्सटर्नल कौन हो गए? जिनको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना। देखो सबसे पहली हेडिंग दे रखी होगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं? जो हमको उधार पैसा प्रोवाइड करते हैं। बैंक भी लोन देता है, बैंक से हम लेन देन भी करते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमें पैसा उधार देते हैं। और कौन होते हैं बाहर? क्रेडिटर, जिनसे हम गुड्स उधार लेते हैं। और कौन होगा? गवर्नमेंट, और कौन हो सकते हैं बेटा? लीगल फॉर्मेलिटीज भी हो सकती है, कंज्यूमर, रिटेलर, पब्लिक, है ना। चलो देखो, रिसर्चर, जो हमारे बिजनेस के लिए रिसर्च करते हैं, उनकी भी तो नज़र रहती है हमारे बिजनेस पर। मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? वो हमारे लिए। लेकिन वो जो रिसर्चर होते हैं वो बिजनेस में अंदर कहाँ बैठे रहते हैं? बाहर रिसर्च भी करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर कौन होते हैं? कस्टमर की तो सबसे पहले नज़र होती है बिजनेस पर। सोच कर देखो, जितनी भी कंपनी हमारी, क्या उन पर नज़र नहीं रहती? कौन सी कंपनी हमारे लिए अच्छी है, उसी से ही तो हम जुड़ना चाहेंगे, उसी से ही उसका गुड्स हमें खरीदना चाहेंगे। फ्रॉड कंपनी से तो गुड्स नहीं खरीदना चाहेंगे। और फ्रॉड कंपनी है या नहीं है कैसे पता लगता है? उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी ट्रेड सेल देखकर। आज सबसे ज़्यादा मोबाइल या जो एसेसरीज वगैरह हैं वो किसकी बिकती हैं? नोकिया नहीं बिकती, है ना। वीवो, ओप्पो, MI, सैमसंग, इनसे ही तो खरीदना चाहते हैं मोबाइल। नोकिया क्यों नहीं खरीद रहे? क्योंकि उसकी सेल ही नहीं है, वो पहले ही डूबा हुआ है ना। तो मतलब हमारी कंज्यूमर की नज़र रहती है। और पब्लिक की भी नज़र होती है। तो ये यूज़र हैं। तो अब यूज़र जो होगा वो कभी भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कर सकता है, उसको दिखा सकते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे इन्वेस्टर थे, इनको हमको करना है। तो 2 तरह के इन्वेस्टर हुए, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब आते हैं बेटा, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन। सर हमको सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में डिफरेंस बता दो। तो अब से पहले जो मैंने आपको वीडियो दी, क्या उसमें आपको मैंने सिंगल एंट्री या डबल एंट्री सिखाई थी? नहीं सिखाई ना। आज सीखते हैं और फिर उसके बाद बताना कि सवाल आता है या नहीं आता है। ये यूज़र हैं, ख़त्म बात इनकी यूज़रों की। पढ़ लेना इंडिविजुअल इनको। देखो
देखो बच्चों, टॉपिक निकालो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दो तरह से अकाउंटिंग होती है, या तो डबल एंट्री सिस्टम या सिंगल एंट्री सिस्टम। हम जो सीखेंगे वो डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग सीखेंगे। मैंने एक एग्जांपल बनाया, मिस्टर एक्स एक बिजनेस रनिंग करते हैं, रनिंग ए बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स का, ठीक है। ही हैज़ फॉलोइंग बैलेंस, यानी उसके पास कुछ बैलेंस पड़े हुए हैं। कौन सी डेट को? जो ईयर एंड हुई 31 मार्च 2019 को। पहले तो एक बात ध्यान रखना, एक होती है फाइनेंशियल ईयर, एक होती है कैलेंडर ईयर। एक होती है अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, सबसे पहले देखो कैलेंडर ईयर क्या होती है। हमारी कैलेंडर के हिसाब से कब शुरू होती है? 1 जनवरी, है ना, 1 जनवरी से लेकर एंड होती है 31 दिसंबर को। वो ईयर जो कैलेंडर के हिसाब से शुरू होती है और कैलेंडर के हिसाब से ख़त्म हो जाती है। एक होती है फाइनेंशियल ईयर, जो हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से शुरू होती है, यानी इंडिया के अंदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, टैक्स प्रोविज़न के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड होते हैं, उसको हम शुरू करेंगे 1 अप्रैल से, है ना, 1/4 से लेकर 31 मार्च तक, है ना। ये भी 12 महीने का पीरियड है, ये भी 12 महीने का पीरियड है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर, हमारी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर होते हैं वो इस ईयर को होते हैं, कैलेंडर जो होता है वो इससे होता है, ठीक है। अब हम अकाउंटिंग या तो फाइनेंशियल ईयर वाली फॉलो कर रहे होंगे या कैलेंडर ईयर वाली फॉलो कर रहे होंगे। तो अकाउंटिंग ईयर में भी या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है, जो भी हम अकाउंटिंग फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। नोट कर लेना इसको। अकाउंटिंग ईयर जो हम फॉलो कर रहे होंगे या तो फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे होंगे या कैलेंडर ईयर। हमारे एग्जाम्पल में कौन सी है ये? जब ये ईयर 31 मार्च को ख़त्म हो रही है तो शुरू कब हो रही होगी? 1 अप्रैल 2018 को, मीन्स फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रही है, ठीक है बच्चों। आओ जल्दी टॉपिक पर। तो इसके पास ये देखो, बैलेंस कुछ पड़े हुए हैं इस डेट पे, यानी क्या क्या है? ये सारी संपत्ति है। देखो ये इसके पास एसेट है, एसेट बोलते हैं संपत्ति को। कैश है, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, यानी जिसका रेडीमेड का काम है, तो रेडीमेड के जो मटेरियल होगा उसको क्या कहते हैं हम? गुड्स, यानी वो उसका स्टॉक हो गया कितना? 3 लाख रुपए। डेटर हो गया इतना, तो टोटल कितना हो गया ये बच्चों? 10 लाख प्लस 12, 3 15 और 1 16 लाख रुपए। तो एसेट होती है इसकी 16 लाख रुपए की, ठीक है। लायबिलिटी कितनी है? यानी क्रेडिटर्स जिनसे उधार गुड्स खरीदा था, 40,000 रुपये का उधार है, उन पर हमें पैसे देने हैं। लोन ले रखा है 5,60,000 का, यानी हम किसके अकाउंटेंट? बिजनेस के। तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी किस किस की है? एक वो जिनसे उधार ले रखा है, एक वो जिनसे उधार पैसा ले रखा है, इनसे उधार गुड्स ले रखा है, इनसे उधार पैसा ले रखा है, एक मालिक ने पैसा लगाया था 10 लाख रुपए। तो ये 3 तरह की लायबिलिटी हो गई। टोटल लायबिलिटी यानी बिजनेस के लिए ये पैसा मालिक का है, हमारा बिजनेस का नहीं है। बिजनेस के लिए जिम्मेदारी है ये कि जब मालिक ने लगाया तो मालिक को वापस भी लौटाना है एक दिन। तो 10 लाख और प्लस 16 लाख, तो टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई बच्चों? ये भी 16 लाख। और बैलेंस शीट जब होती है तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी होती है। पढ़ेंगे आगे जाकर, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये 31 मार्च को कहानी थी इसकी, लेकिन जैसे ही अगली साल में हम एंट्री करें, यानी 1/4/2019 को न्यू सेशन स्टार्ट हुआ इस डेट से, तो इसने कुछ सेल करी, मानो ये लो सेल करी, कितने की? ₹1000 की। तो सेल करते समय जब हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे
वैसे तो जनरल एंट्री आपको नहीं सिखाई है। जनरल एंट्री करते समय जब सेल करी होगी तो क्या करी होगी बेटा, मैंने बताया कि 2 ट्रांजैक्शंस अफेक्ट हुई। इस इवेंट के अंदर 2 बातें घटना क्लियर हुई कि एक तो हमारे पास गुड्स गया, क्या हुआ, आउट, और एक कैश इन हुआ। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम में 2 बातें लिखी जाती हैं, गुड्स जाना लिखा गया और कैश आना लिखा, और एक वैल्यू को हम डेबिट करेंगे और एक वैल्यू को हम क्रेडिट करेंगे। यानी ये जो हमारी टोटल एसेट के बैलेंस होते हैं ये डेबिट बैलेंस होते हैं और क्रेडिट बैलेंस होते हैं लायबिलिटी के। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है और इसी रूल्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करे जाते हैं, इसी रूल्स के अकॉर्डिंग। तो हमने गुड्स को तो कर दिया था क्रेडिट, क्यों करा, क्योंकि अभी मैंने ये रूल्स आपको नहीं सिखाए हैं। चैप्टर नंबर 6 में जाकर पहले इनके रूल्स सीखेंगे जब बातें होंगी। फिलहाल बस ये ध्यान रखें कि इन केस ऑफ डबल एंट्री 2 एंट्री रिकॉर्ड होंगी। एक तो एंट्री हमने गुड्स जाने की कर ली और एक हमने कैश आने की, जिसको हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री। ठीक है, ये हमने किया। पढ़ो डबल एंट्री के सिस्टम में। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एक्सपेक्ट ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड करके भी दिखा देता हूं, ये लो मैंने रिकॉर्ड करके दिखा दिया। मैंने एक फॉर्मेट बनाया, मैं इसी का ही फॉर्मेट बना रहा हूं जनरल एंट्री का, है ना। ये होता है इसका फॉर्मेट, ये डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, लेजर LF, और ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ठीक है, क्या करा मैंने, देखो मानो ये जो सेल करी थी हमने 1/4 को करी थी, तो डेट लिखी हमने 1/4/2019। क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट। कहाँ लिखेंगे, 1000 रुपये लिखे हमने डेबिट साइड में, और 2 सेल, और 1000 लिखे हमने क्रेडिट साइड में। बीइंग कैश सेल। ठीक है, ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करा है। रूल्स नहीं सिखाए मैंने, चैप्टर नंबर 6 में सीखेंगे तब जाकर इसकी बातें होंगी। मैंने सिर्फ दिखाया है कि ये डबल एंट्री में फॉलो कर रहे हैं, एक डेबिट करा एक क्रेडिट करी वैल्यू, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन होते हैं इस मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर मैं इस मेथड को फॉलो नहीं कर रहा हूं, खाली सेल करी और सेल ही रिकॉर्ड कर दी, यानी डेबिट क्रेडिट के रूल्स इस्तेमाल नहीं हुए, उसे कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, पढ़ लो अभी से। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एक्सपेक्ट ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड। A transaction has 2 aspects, debit and credit, and at the time of recording transaction, जब घटना हुई, सेल हुई, तो क्या करा हमने, इट इज रिकॉर्डेड वंस ऑन डेबिट साइड, यानी ये रिकॉर्ड करा हमने एक को डेबिट साइड में, देख लो, और कहाँ है, एंड अगेन ऑन क्रेडिट साइड, एक को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करा, एक को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, आगे पढ़ो और क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ कैश परचेज, इसमें परचेज का एग्जाम्पल दिया मैंने, सेल का दिया है ना। आर रिसीविंग एंड रिटर्न कैश इन पेड, 2 एस्पेक्ट आर इन्वॉल्विंग, दैट इज रिसीविंग गुड्स, पेइंग एंड कैश। तो देख लेना, इसमें परचेज का मैंने सेल का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है बच्चों, अब आपको होमवर्क दे देता हूं। इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र मैंने आपको कराए हैं, आपको पढ़नी है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होमवर्क में। चलो एक हाँ, और एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन तो मैंने आपको पढ़ा दिए। ठीक है,
और इसकी लिमिटेशंस, यानी इसमें कमियां क्या हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। लिमिटेशन आपको नहीं पढ़नी है, इसका मतलब आपको सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से पहले पहले जितने भी टॉपिक्स हैं सब कवर करने हैं, सिर्फ ये छोड़कर, क्या, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग छोड़कर, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम हो गया ना कि ऐसे मेंटेन करते हैं, ये काम करते हैं हम, ठीक है। तो ये तो जनरल एंट्री करी थी, और करके दिखाऊं इसके अलावा, ये लो जनरल एंट्री के बाद भी मैं डबल एंट्री ही करूंगा। देखो मैं इसको रख कर देता हूं, एग्जांपल को नोट कर लेना इससे पहले। देखो जब मैंने जनरल एंट्री कर ली तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, लेजर बनाऊंगा। तो लेजर कैसे बनता है, ये लो लेजर ऐसे बनेगा। इसकी दो साइडें होंगी, ये डेबिट साइड होगी इसकी, ठीक है, और ये क्रेडिट साइड होगी, ठीक है। एक साइड में 3 कॉलम होंगे, एक डेट का, और ये 3 कॉलम बन गए ना। ये लो, ये डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर का कॉलम, और ये अमाउंट में रुपीस लिख रहा हूँ। तो क्रेडिट साइड यानी ये साइड का 3 कॉलम, और ऐसे ही इस साइड में भी 3 कॉलम होंगे, एक ये, सेम कॉलम ये, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। दिख गया ना, 3 कॉलम इधर हैं, 3 कॉलम इधर हैं। तो इसमें से एक वैल्यू को उठाकर डेबिट वाली को डेबिट साइड में लाया जाएगा, क्रेडिट वाली को क्रेडिट साइड में लाया जाएगा। तो जनरल एंट्री के बाद लेजर भी ऐसा ही फॉलो करे गए हैं, ठीक है बच्चों। और अगर मैं इस मेथड को फॉलो नहीं करता हूँ, सिंगल एंट्री हो जाता है, ठीक है। पढ़ो सिंगल एंट्री एक बार, चलो इसको भी काम खत्म करो। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, अधूरा रिकॉर्ड है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, पूरा रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। यहाँ तो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रॉपर, है ना। may be defined as a incomplete double entry system. In the system all transaction are not recorded on double entry basis, सारी ट्रांजैक्शन डबल एंट्री बेसिस नहीं होती। और सिंगल एंट्री सिस्टम को समझने के लिए सिंगल एंट्री चैप्टर पढ़ेंगे लास्ट में जाकर, तब और डीपली समझेंगे कि सिंगल एंट्री होती क्या है। जब मैं इस चैप्टर को आपको पढ़ाऊंगा ना, उसके बाद बताना कि सिंगल एंट्री में क्या कमियां हैं। फिलहाल बस डबल एंट्री को समझो, और सिंगल एंट्री को चैप्टर नंबर 20, इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर है, समझ गए। इसलिए सिर्फ इंट्रोडक्शन समझ लो कि हाँ सिंगल एंट्री ये होती है। अगर हम ये फॉलो कर रहे हैं तो डबल एंट्री, नहीं कर रहे हैं तो सिंगल एंट्री। और अगर सिंगल एंट्री को डीपली समझना है तो चैप्टर पर हमें पहुंचना होगा। लेजर को डीपली समझना है तो लेजर के चैप्टर पर पहुंचना होगा। जनरल एंट्री को डीपली समझना है तो जनरल एंट्री के चैप्टर तक पहुंचना होगा। अभी तो मैंने सिर्फ करके दिखा दिया आपको, ठीक है बेटा। तो फिलहाल जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो कंप्लीट करना है। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है। इसके बाद जो भी कुछ डाउट हो लाइव सेशन में मुझे बताएं, कुछ कमियां रह गई हों, है ना। क्योंकि जब मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना आपको, थोड़ा सा वहाँ बता दूंगा कि जो अभी एक टॉपिक रह गया ना इसमें चैप्टर 1 में, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, मैं वीडियो डाल दूंगा छोटी सी इसके लिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।